नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रविंद्र काले है। मैं CHL हॉस्पिटल इंदौर में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हेपेटाइटिस के बारे में। हेपेटाइटिस आपने नाम तो बहुत सुना होगा, लेकिन हेपेटाइटिस क्या होता है एग्जैक्टली कुछ लोगों को कल्पना होगी, कुछ लोगों ने सुना भी होगा इसके बारे में। और ये जो बीमारी है, यदि हम साधारण भाषा में बोले, हेपेटाइटिस, हेपार मतलब लिवर और हेपेटाइटिस मतलब लिवर में सूजन की बीमारी। तो लिवर में सूजन कैसे पैदा होती है? लिवर में सूजन बहुत सारे कारणों से पैदा होती है। हमारे वातावरण में बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस और बहुत सारे कीटाणु रहते हैं, और यदि कोई भी इन्फेक्शन होता है जो बॉडी में इफ़ेक्ट डालता है, उसमें से बहुत सारे कीटाणुओं का इफ़ेक्ट लिवर पे भी पड़ता है। जैसे कि मलेरिया हो गया, मलेरिया होता है तो लोगों का लिवर में कई बार लोगों को जॉन्डिस हो जाता है। टाइफाइड हो गया, टाइफाइड में लोगों को जॉन्डिस हो जाता है। और उस तरह की और बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनमें कि लोगों को पीलिया हो जाता है, या लिवर के जो फंक्शन हम बोलते हैं कि लिवर में कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स बढ़ जाते हैं और इसको हम हेपेटाइटिस बोलते हैं। लेकिन साधारण तौर पर डॉक्टर्स जब हेपेटाइटिस पर्टिकुलर का यूज़ करते हैं, किसी और बीमारी का नहीं, तो उसका मतलब होता है कि कुछ वायरसेस जो केवल लिवर को इन्वॉल्व करते हैं, ज़्यादातर जिनका इन्वॉल्वमेंट लिवर का है। तो वो वायरसेस कौन से हैं? तो वो वायरस हैं हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। उसके अलावा नशे के कारण, जो लोग शराब पीते हैं, शराब के कारण भी लिवर पर नुकसान होता है और सूजन आती है, और उसको भी हेपेटाइटिस बोलते हैं, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। कई सारी दवाइयाँ हैं जो ज़रूरी हैं शरीर के लिए, लेकिन कई दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो मरीज़ को लिवर पे नुकसान पहुंचा सकती है, तो उसको हम ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस बोलते हैं। जैसे अभी बहुत सारे लोग हर्बल बहुत सारी ड्रग्स ले रहे हैं कोरोना से बचाव के लिए, और इनमें से कई सारे मरीज़ ऐसे आते हैं जिनके कि लिवर के टेस्ट SGPT, SGOT बढ़ जाते हैं, तो इसको भी हम हेपेटाइटिस बोलते हैं। तो प्राइमरी तौर पर हेपेटाइटिस ये सब बीमारियों के कारण होती है। फिर कुछ ऐसे कारण हैं, जेनेटिक कारण, जैसे कि विल्सन डिसीज़। विल्सन डिसीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी बॉडी कॉपर को, तांबे को हैंडल नहीं कर पाती, और उसके कारण लिवर में सूजन आती है। ऐसे बहुत सारे प्रकार की बीमारियां हैं जिनमें हेपेटाइटिस होती है। हम मूलतः इस प्रोग्राम में वायरल हेपेटाइटिस की बात करेंगे, और यदि हम वायरल हेपेटाइटिस को लेते हैं तो हमारे देश में दो महत्वपूर्ण बीमारियां हैं जो पानी से होती है, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी, और दो ऐसी बीमारियां होती हैं जो खून के द्वारा संक्रमण होता है, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की बीमारी। तो पानी के द्वारा कैसे बीमारियां फैलती हैं? जब भी हम पानी पीते हैं, यदि वो पानी गंदा है जिसमें कि कंटेमिनेशन है सीवर लाइन का, तो उसमें जो हेपेटाइटिस ए और ई के वायरस मौजूद रहते हैं, और उस पानी को पीने के साथ वह वायरस हमारे शरीर में आ जाते हैं। ख़ासतौर पे जहाँ पे लोग पहले पुराने ज़माने में ओपन डिफिकेशन करते थे, जिसको बोलते थे खुले में शौच करने की प्रथा थी, तो उसके कारण क्या होता था कि बहुत सारे वायरसेस जो है नदी के पानी में आ जाते थे, नदी के पानी में से पेट में पहुँचते थे। तो ये हेपेटाइटिस ए और ई में होता है। हेपेटाइटिस ए बच्चों में ज़्यादातर होता है, हेपेटाइटिस ई बड़ों में ज़्यादातर होता है। और ऐसे ही हेपेटाइटिस बी और सी होते हैं जो कि खून के द्वारा फैलते हैं, संबंधों के द्वारा फैलते हैं, टैटूइंग के कारण होते हैं, और ये सारी जो चीज़ें हैं ड्रग्स के कारण हो सकते हैं। ड्रग्स लेते हैं कुछ लोग IV, उसके कारण भी हो सकते हैं। तो कुछ हमारे श्रोता जो हैं हमें क्वेश्चन भेज रहे हैं। वरुण जी लिखते हैं कि आर देयर एनी साइड इफ़ेक्ट आफ्टर द ट्रीटमेंट। तो वरुण जी, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ कि आप जो है हेपेटाइटिस बी के ट्रीटमेंट के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि इससे कोई सीवियर साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होते हैं।
हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के लिए दवाइयाँ होती हैं और उनसे नॉर्मली ये बहुत हद तक सुरक्षित दवाइयाँ हैं, लंबे टाइम तक लेते हैं और अधिकतर लोगों को इनके कोई दुष्प्रभाव नहीं होते हैं। शिवानी जी पूछना चाह रही हैं कि क्या चांसेस हैं कि कैंसर वापस आ सकता है। मैं बताना चाहूँगा कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी ऐसी बीमारियां हैं जो कैंसर भी करा सकती है, डायरेक्टली भी कैंसर करा सकती हैं। और उससे भी ज़्यादा आजकल हो गया है एक बीमारी जिसको हम बोलते हैं फैटी लिवर। जो लोग मोटापे का शिकार होते हैं, जो लोग फास्ट फूड खाते हैं या जो लोग अल्कोहल लेते हैं, फैटी लिवर जिनको होता है, उनको भी कैंसर का चांस होता है। और वो कैंसर जो होता है वो कैंसर जब हम इलाज करते हैं तो कुछ लोगों में वो वापस आ सकता है ट्रीटमेंट के बाद में। फिर शेखर सिंह हमसे पूछना चाहते हैं कि हेपेटाइटिस ए और बी में क्या डिफरेंस है। ए जो होता है पानी से होता है, बी और सी जो होते हैं वो खून के द्वारा फैलते हैं। हाँ, बी और सी जो होते हैं वो खून के द्वारा फैलते हैं। सौम्या पूछना चाह रही हैं कि पेशेंट को क्या साइड इफ़ेक्ट हम हो सकते हैं। देखिए, बीमारी जो इलाज होता है हेपेटाइटिस बी और सी का, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि यदि कोई व्यक्ति अचानक से लेना छोड़ दे तो उसका हेपेटाइटिस का लेवल बहुत एकदम से ऊपर जा सकता है और उसको परेशानियां हो सकती है, सडनली लिवर फेलियर में भी जा सकता है। ऐसा बहुत कम लोगों को होता है पर ऐसा हो सकता है। इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना दवाई न छोड़ें। और कुछ लोगों को हेपेटाइटिस बी की दवाई लेने पे मसल्स में पेन वगैरह हो सकते हैं, ये साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। लोगों को हेपेटाइटिस बी के जो व्यक्ति हैं उनको क्या केयर लेनी चाहिए, असीम पूछना चाह रहे हैं हमसे, असीम वाजपेयी। और हेपेटाइटिस बी के मरीज जो होते हैं उनको कैंसर का खतरा ज़्यादा होता है, इसलिए उनको दूसरी कैंसर करने वाली चीज़ें उनसे दूर रहें, शराब से दूर रहें, किसी भी तरह के नशे, शराब सिगरेट, ये क्योंकि तम्बाकू जो है नशे उसका खतरा बढ़ाती है, शराब कैंसर का खतरा बढ़ाती है। उसके अलावा जो है जिन चीज़ों में इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, वो भी ये रिस्क बढ़ाते हैं। तो कोशिश करें ऑर्गेनिक चीज़ों का सेवन करें। और शिवानी पूछना चाह रही हैं कि क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए हेपेटाइटिस पेशेंट को। बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि हेपेटाइटिस एक्यूट हेपेटाइटिस है और पेशेंट को जॉन्डिस है तो उसको बहुत ज़्यादा एक्सर्शन नहीं करना चाहिए, कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, पर वॉकिंग कर सकता है। जो हेपेटाइटिस से रिकवर हो चुका है या जिसको एक्यूट हेपेटाइटिस नहीं, जिसको जॉन्डिस नहीं है, वो सब तरह की एक्सरसाइज कर सकता है। संजना यादव पूछती हैं कि बेबीज़ को वैक्सीनेट किया जा सकता है। बिल्कुल, बेबीज़ को यदि उनकी माँ को हेपेटाइटिस बी है तो बर्थ पर एक वैक्सीन लगाया जाता है जो जंघा के अंदरूनी हिस्से पर लगता है और ये जन्म के टाइम ही लगाया जाता है, इससे उनको हेपेटाइटिस बी ना फैले। और दूसरे बच्चों को भी लगाया जा सकता है हेपेटाइटिस बी। लिवर में पेन हो सकता है। वरुण हमसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या हेपेटाइटिस से लिवर में दर्द हो सकता है। बिल्कुल, लिवर में दर्द हो सकता है। बहुत कम पेशेंट को होता है पर कुछ पेशेंट्स को लिवर बढ़ने के कारण दर्द हो सकता है। हाँ, जो स्वेलिंग, जो सूजन आती है लिवर में, उसके कारण बढ़ सकता है। फिर धीरज पूछना चाह रहे हैं कि हु शुड गेट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट हेपेटाइटिस वायरस। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जिसको भी लिवर की प्रॉब्लम है उसको, सबको, यदि उसको हेपेटाइटिस बी नहीं है तो उसको हेपेटाइटिस बी का इम्यूनाइजेशन लेना चाहिए। जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी है उनको हेपेटाइटिस बी का टीका लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। जिन लोगों को कोई भी और दूसरा हेपेटाइटिस है या लिवर ख़राब है, उन सबको हेपेटाइटिस ए के टीके भी लगवा लेने चाहिए यदि वो बुजुर्ग हैं। उससे हेपेटाइटिस ए होने का भी खतरा कम हो जाता है। ये विपुल पूछ रहे हैं कि यदि हेपेटाइटिस बी है तो डोनेट कर सकते हैं क्या ब्लड। बिल्कुल नहीं, हेपेटाइटिस बी के मरीज़ को डोनेट नहीं करना चाहिए, भले ही वो क्लियर भी हो जाए तो भी नहीं करना चाहिए। व्यक्ति जिसको हेपेटाइटिस बी है क्या वो फैला सकता है। संकेत पूछना चाह रहे हैं, संकेत महाराणा जी, कि हेपेटाइटिस बी बिना पता लगे स्प्रेड हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि आप सावधानी रखिए, अपरिचित से संबंध न बनाएं। और घर में यदि किसी को है, हस्बैंड वाइफ को किसी को भी हेपेटाइटिस बी है, तो
वो दूसरे को फैला सकता है। और यदि आप किसी दूसरे का रेज़र इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी आपको हेपेटाइटिस बी या सी आ सकता है। तो नाई की दुकान पे भी ध्यान रखें कि यदि वो ब्लेड से शेविंग बना रहा है तो नया ब्लेड इस्तेमाल करें। हाउ कॉमन इज हेपेटाइटिस बी इन इंडिया? संजना पूछना चाह रही हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। हर 25वां व्यक्ति हेपेटाइटिस बी से संक्रमित है, मतलब 4% ऑफ द पॉपुलेशन इज इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी। फिर शेखर पूछना चाह रहे हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं हेपेटाइटिस ए, बी, ई और सी के? सबके सिम्टम कॉमन हैं। अधिकतर मरीजों में कोई सिम्टम नहीं आते, कुछ लोगों में केवल जी मचला सकता है, 2-1 दिन भूख नहीं लगेगी, फिर ठीक हो जाएंगे। कुछ पेशेंट में जॉन्डिस हो सकता है और कुछ 1% पेशेंट में ये सीरियस हो सकता है, पेशेंट बेहोशी में भी जा सकता है जॉन्डिस के बाद में, जिसको हम लिवर फेलियर बोलते हैं। ड्रिंकिंग टू, वरुण पूछते हैं कि क्या स्ट्रीट वाटर पीने से और रैंडम प्लेसेस से लेने से हेपेटाइटिस हो सकता है? बिल्कुल, यदि वो इन्फेक्टेड है तो बिल्कुल हो सकता है, तो सावधानी रखना चाहिए। पानी पूरी का सेवन ना करें या ऐसी जगह से पिएं जहाँ पे स्वच्छ पानी इस्तेमाल करते हैं। शेखर सिंह जो पूछ रहे हैं हेपेटाइटिस बी कैसे फैलता है, बता चुके हैं, ब्लड से फैलता है। और असीम पूछना चाह रहे हैं कि कितना लंबा ट्रीटमेंट होता है? देखिए, अलग अलग टाइप के हेपेटाइटिस हैं तो सबका ट्रीटमेंट अलग अलग होगा। तो हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट आप मान के चलें कि लाइफ लॉन्ग है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट बंद करने पे कई बार रिलैप्स होता है, बट अधिकतर पेशेंट को लंबे समय तक चलाना पड़ता है ट्रीटमेंट। यदि किसी को हेपेटाइटिस के साथ कैंसर है तो उसको हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग चलना है। हेपेटाइटिस सी में आजकल 3 महीने का ट्रीटमेंट होता है। 3 से 6 महीने के ट्रीटमेंट में पेशेंट क्योर हो जाता है। अच्छा, और पेशेंट को क्या डाइट लेनी चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। ये पूछने वाले हैं शिवानी जोशी। हम लीवर के लिए डाइट से कंसर्न रहते हैं, और मैं ये कहना चाहूँगा कोई व्यक्ति जिसको हेपेटाइटिस है या नहीं है, उनको किन चीज़ों से परहेज रखना चाहिए। देखिए, स्ट्रीट फूड सबके लिए ख़राब है, फास्ट फूड सबके लिए ख़राब है। ठीक है, कभी कभी हम स्वाद के लिए लेते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन पानी पूरी के साथ एडेड उसमें हेपेटाइटिस ए और ई भी आ सकता है। ठीक है, दूसरा, जो बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड होते हैं वो भी ख़राब होते हैं, वो भी लिवर को डैमेज कर सकते हैं, तो ऐसे फूड से बचना चाहिए। तो स्वस्थ फूड क्या है? जैसे आप स्प्राउट्स खा सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, दलिया खाएं, और ऐसे फूड जो आपका वज़न ना बढ़ाए, क्योंकि वज़न बढ़ने से आपका लिवर ख़राब होता है। तो ऐसी चीज़ें लें और पानी पिएं। केवल पानी के अलावा जो भी पीते हैं उससे भी हेपेटाइटिस हो सकता है। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स एंड अल्कोहल। संकेत जी पूछना चाह रहे हैं कि हेपेटाइटिस बी के रिस्क में कौन है? जो भी व्यक्ति किसी भी तरीके से खून या शरीर के अन्य द्रवों के संपर्क में आते हैं, जैसे सलाइवा है, सीमन है, उन लोगों को हेपेटाइटिस बी हो सकता है। जैसे जो चिकित्सा कर्मी ऐसे मरीजों की देखभाल करें जिनको हेपेटाइटिस बी है, उनको इंजेक्शन लगाते टाइम यदि उनके ऊपर ब्लड का स्प्लैश होता है, जो डॉक्टर्स एंडोस्कोपी करते हैं, उन लोगों को सभी को रिस्क रहता है। जो घर में केयर टेकर हैं उनको ज़्यादा रिस्क नहीं है, लेकिन वो ये सावधान रखें कि जब भी अपना शरीर को, मुंह को हाथ लगाते हैं या पानी पीते हैं या कुछ भी आप खाना खाते हैं तो अच्छे से हैंड वॉश जरूर करें। उसके अलावा हेपेटाइटिस बी जो है वो सीमन से फैल सकता है, इसलिए अपरिचित लोगों के साथ संपर्क न रखें, बहुत अधिक लोगों के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट ना रखें, और आईवी ड्रग्स का अब्यूज़ ना करें। जो इंजेक्शन, जो ड्रग्स लेते हैं उससे भी हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन हो सकता है। सौम्या पूछना चाह रही है कि क्या हमको जीवन में कुछ चेंजेस करने चाहिए? यदि ये आप मरीज़ के लिए पूछना चाह रहे हैं या फिर मरीज़ के रिश्तेदारों के लिए पूछना चाह रहे हैं, दोनों के लिए ही है। मैंने फिर बताया, खाने पीने पे ध्यान रखें, रोज़ एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज ही एक ऐसी दवाई है
जो हमें लिवर को बचाती है। तो रेगुलर एक्सरसाइज करने वालों को लिवर डिसीज कम होती है। फिर जिन लोगों को लिवर की बीमारी है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस है, यदि वो कॉफ़ी पीते हैं तो कैंसर से बचा जा सकता है। दिन में 2 से 3 कॉफ़ी पी सकते हैं, बशर्ते आपकी हार्ट रेट यदि नहीं बढ़ती है। कॉफ़ी लिवर के कैंसर से बचाती है। सर, आर देयर एनी फूड आइटम्स अ पर्सन शुड इंक्लूड फॉर बेटरमेंट फॉर हेपेटाइटिस बी एंड सी इन डाइट? वरुण पूछना चाह रहे हैं। मैंने जैसे बताया आपको, कॉफ़ी इंक्लूड करें, शक्कर ज़्यादा न डालें कॉफ़ी में, ब्लैक कॉफ़ी इज़ बेटर। देन दूसरी चीज़, फ्रेश फ्रूट, ताज़े फल और ऑर्गेनिक चीज़ों का सेवन करें। आर देयर एनी प्रायर सिम्टम ऑफ बी एंड सी हेपेटाइटिस ए पर्सन माइट फील इन डे टू डे लाइफ? यही सबसे विशेष बात ध्यान रखने की, हेपेटाइटिस बी और सी के कई बार कोई भी सिम्टम नहीं आते। 80% लोगों को कोई सिम्टम नहीं आते। वो जब खून देने जाते हैं तब डिटेक्ट होता है कि रक्त में हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी है। चूँकि ये पूरी तरह से इलाज योग्य हैं, इसलिए मैं कहूँगा कि ये रक्तदान की प्रैक्टिस हर व्यक्ति अपने जीवन में लाए। जो भी स्वस्थ व्यक्ति है, जिसका वजन ठीक है, जिसका हीमोग्लोबिन ठीक है, उसको रक्तदान जरूर करना चाहिए। साल में एक बार तो एटलीस्ट करें। असीम पूछना चाह रहे हैं कि एक व्यक्ति को कौन से टेस्ट कराने चाहिए जब हेपेटाइटिस बी से सफ़र कर रहा है, और ये टेस्ट क्या रिपीट किए जा सकते हैं, कितनी बार किया? देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा हेपेटाइटिस है और किस स्टेज में है। कई बार हम मरीजों को हफ्ते हफ्ते में टेस्ट रिपीट करने को बोलते हैं जब उसको ज़्यादा जॉन्डिस होता है, तो देखने के लिए कि जॉन्डिस कम होता जा रहा है कि नहीं। कुछ मरीज जो हमारे पास रेगुलर फॉलोअप के लिए आते हैं, जिनको कि हेपेटाइटिस बी या सी है और लंबे टाइम से इलाज चल रहा है, उनको हर 6 महीने में हम लिवर फंक्शन टेस्ट, कुछ कैंसर की जांचें और सोनोग्राफी करने को बोलते हैं। हमजा खान कहना चाह रहे हैं कि शायद उनको हेपेटाइटिस बी से संपर्क हुआ होगा, कैसे क्या करें? देखिए, हेपेटाइटिस बी से संपर्क होने पर यदि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई सस्पेक्ट था जिसको हेपेटाइटिस बी था, तो अपने शरीर में हेपेटाइटिस बी की जांच करा सकते हैं, जो नॉर्मली सभी जगह पे अवेलेबल है। HbS एंटीजन होता है टेस्ट, और आसानी से हो जाता है, पास के किसी भी अस्पताल में कराया जा सकता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ ए पेशेंट विद सिरोसिस, 2 पेशेंट, one suffering cirrhosis due to autoimmune disease and other due to NASH। राजा पूछना चाह रहे हैं, देखिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिपेंड करती है कि हाउ मच इज द सिवियरिटी ऑफ द डिसीज। लाइक इफ समबडी इज सफरिंग फ्रॉम एसाइटिस, किसी के पेट में पानी हो गया है, बार बार हेपेटिक एनकेफ्लोपैथी में जा रहा है, तो बेहोशी के अटैक हो रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं कि भाई आप लिवर ट्रांसप्लांट करा लें, क्योंकि आगे चांसेस ऑफ सर्वाइवल ग्रिम होते हैं, और दूसरा यदि सर्वाइवल है भी तो काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो कुछ स्कोरिंग सिस्टम होते हैं जिनसे हम असेस कर सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेट लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी हो सकती है, और ये सारी डिसीज़ेस के लिए लागू होता है। यदि आपको कोई डिसीज़ है जिस पे हमने कंट्रोल कर लिया है, जैसे आपका हेपेटाइटिस बी है और हमने उसको हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट दे दिया है और उसके बाद उसके सिम्टम इम्प्रूव हो गए हैं, या आपको ओबेसिटी है और उसकी वजह से नैश हुआ था और आपने वज़न पे कंट्रोल कर लिया है और डिसीज़ इम्प्रूव हो गई है, या कोई भी और डिसीज़, तो डेफिनेटली लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। फिर वो डिपेंड करता है कि आगे लाइफ में क्या कॉम्प्लिकेशन आती है। तो कई पेशेंट हैं जो कई सालों से फॉलोअप में चल रहे हैं और बहुत ही अच्छा चल रहा है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। महक पूछना चाह रही है कि प्रेग्नेंट वेमेन को हेपेटाइटिस के लिए टेस्ट होता है? बिल्कुल, हेपेटाइटिस बी के लिए टेस्ट कराया जाता है, और उसका कारण यह है कि अभी हमारे पास सुविधाएं हैं कि हेपेटाइटिस बी बच्चे को न हो, हम ये पहले से ही जान सकते हैं। हेपेटाइटिस बी के वायरस का टेस्ट करा सकते हैं, और हम कुछ दवाइयां दे सकते हैं यदि वायरस का लोड ज़्यादा है, और यदि वायरस का लोड बहुत ज़्यादा नहीं है प्रेग्नेंट पेशेंट में, तो हम जन्म के वक्त बच्चे को हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगाते हैं और एक एंटीबॉडी का भी टीका लगाते हैं, जिससे कि बच्चे में हेपेटाइटिस बी फैलने का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। माई फ्रेंड हु इज़ 35 year old now had hepatitis A 15 years back and was ill for 10 months, but then he was completely fine. Should he still be taking care of his liver now by eating consciously? This is the question by Vipul. Okay,
So somebody, I think most of us have encountered this type of hepatitis when we were young, and there is no need to take any special care of the liver beside exercise and good eating habits. अक्षय पंडित पूछना चाह रहे हैं, डू वी नीड टू कीप द यूटेंसिल्स एंड क्लोथ्स ऑफ हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड पेशेंट सेपरेट? नो, देयर इज नो नीड. He can take. Only thing is to protect ourselves from the blood splash, but that is usually not common. Don't use his razor or brushes or something like that. Can a baby be protected from hepatitis at the time of birth from mother? मैं पहले ही जवाब दे चुका हूँ. महक पूछ रही है एक प्रश्न, और हेपेटाइटिस बी का टीका लगता है बचपन में ही, और यदि माँ को है हेपेटाइटिस बी तो एक इम्यूनोग्लोबुलिन का भी टीका लगाया जा सकता है जो कि बच्चे को हेपेटाइटिस बी से प्रोटेक्ट कर सकता है. हमजा पूछना चाह रहे हैं कि इफ आई हैड हेपेटाइटिस बी इन द पास्ट कैन आई गेट इट अगेन? माय डियर, यू आर ऑलरेडी इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी. इट इज देयर फॉर यू फॉर लाइफ लॉन्ग. इवन इफ इट इज नॉट देयर इन योर ब्लड, इट विल बी देयर समवेयर इन द बॉडी. कहीं छुपा हुआ रहेगा. और जब भी कभी बॉडी में आप कोई स्टेरॉइड्स लेते हैं या कोई लंबी बीमारी होती है या कैंसर का ट्रीटमेंट होता है तो ये हेपेटाइटिस बी फिर से प्रकट हो सकता है. ठीक है, तो जिसको भी एक बार हेपेटाइटिस बी हो चुका है, ही शुड गेट हिमसेल्फ चेकड अप वेरी रेगुलरली. वरुण पूछना चाह रहे हैं, सर इज इट ए टेंस सिचुएशन इफ इट इज डायग्नोज्ड एट लेटर स्टेजेस फॉर बी एंड सी? देखिए, टेंशन लेने से तो कोई फ़ायदा नहीं होता ना. टेंशन तो हमारे दिमाग को तकलीफ देता है. तो बस ये करें, जो भी आपके पास स्पेशलिस्ट है, क्योंकि यदि एडवांस टेस्ट है तो किसी हेपेटोलॉजिस्ट या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलें जो कि इसका प्रॉपर मैनेजमेंट कर सके, है ना. वो आपको सही सलाह देगा कि क्या करना है आगे. अक्षय पंडित, इन केस इफ समवन हु हैड हेपेटाइटिस बी इन पास्ट, in case of any other consultation with cardiologist, orthopedic, do we need to share that history? Definitely. हर डॉक्टर को बताना चाहिए कि मुझे हेपेटाइटिस बी हो गया है, क्योंकि कुछ दवाइयाँ ऐसी हो सकती हैं जिनको देने से पहले वो आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, जो भी आपका गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या हेपेटोलॉजिस्ट है, या फिर वो किसी और का ओपिनियन लेना चाहिए. ऑक्सोलेटेड. सत्येंद्र नातू जी पूछना चाह रहे हैं कि यदि हम योग, प्राणायाम, मेडिटेशन करते हैं, डिस्पाइट दिस, इज देयर पॉसिबिलिटी टू गेट इन्फेक्टेड फ्रॉम हेपेटाइटिस? यस, डेफिनेटली. क्योंकि हेपेटाइटिस जो मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, हेपेटाइटिस ए से ई तक, वो इन्फेक्शन है. तो इन्फेक्शन जो है, हमको इम्यूनिटी जरूर मिलती है योग प्राणायाम करने से, बट इन्फेक्शन फिर भी हमारे शरीर में जा सकते हैं. हो सकता है कि आपको इफेक्ट उतना ना हो इनका. तो डेफिनेटली योग, प्राणायाम, मेडिटेशन तो करना ही चाहिए, सबको करना चाहिए. लेकिन साथ में खाना खाते टाइम ध्यान रखना चाहिए कि आप जो पानी पी रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, वो क्या साफ जगह से आ रहा है. ठीक है. तो बहुत सारे अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, आप और भी प्रश्न पूछते रह सकते हैं. तो बहुत सारी क्वेरीज थी आपकी, फूड को लेके थी, एक्सरसाइज को लेके थी. मैं एलेबोरेट करना चाहूँगा. देखिए, फूड पे बहुत ज़्यादा लोग ध्यान देते हैं, लेकिन फूड पे ध्यान देते टाइम लोग ये भूल जाते हैं कि फूड जो होता है वो होलसम होता है. ठीक है, हमको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन की आइसोलेशन में बात नहीं करनी. कुछ लोग कहते हैं कि वैसे मैं बहुत प्रोटीन खाऊंगा तो मैं आई विल बी बेटर, या कुछ कहते हैं कि केवल मैं विटामिन की पिल लूँगा तो मैं बहुत ज़्यादा. जैसे सत्येंद्र जी ने पूछा था कि भाई प्राणायाम करने से, मेडिटेशन करने से हेल्प मिलती है, योग करने से, प्राणायाम करने से आपकी बॉडी लचीली बनती है, आपकी बॉडी में कहना चाहिए इम्यून रिएक्शंस बेटर होती हैं. तो ये चीज़ें करना चाहिए. किसी भी तरह की एक्सरसाइज जो होती है वो हमारी मसल्स को मजबूत बनाती है, एंड मसल को हम दूसरा लिवर कहते हैं. यदि किसी व्यक्ति का लिवर खराब हो गया है तो कुछ मरीज जो है बेहोशी में जाने लगते हैं, उस टाइम वो मसल्स में ही कुछ बहुत सारे कहना चाहिए जहर को न्यूट्रलाइज किया जाता है. तो जिनकी मसल्स अच्छी रहती है वो लिवर डिसीज़ को ज़्यादा अच्छे से झेल सकते हैं. तो मसल पावर अच्छी होनी चाहिए. दूसरा जो है, फूड में लोग बाग कहते हैं कि मैं आंवले का जूस पीता हूँ या कुछ भी पीता हूँ, लेकिन आप पीते कहाँ से हैं? आप यदि
कोई चीज़ है जो फ्रिज में आपके पड़ी हुई है, बहुत लंबे टाइम से प्रिजर्वेटिव में है, तो हो सकता है उसको उतने गुण ना हो। यदि आप कोई फल खा रहे हैं जो हमारे प्रदेश में नहीं होता है, जहाँ पे भी आप रह रहे हैं वहाँ पे प्रदेश में नहीं होता है, आप फ्रिज में रखा हुआ खाते हैं, जो कोल्ड स्टोरेज से आता है वो खाते हैं, तो उसमें उतने एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स वगैरह होते ही नहीं। तो कोशिश करें कि अधिकतर टाइम आप आपके शहर में जो फल मिलते हैं वो खाएं। जैसे मैं इंदौर में रहता हूँ तो यहाँ जामफल अभी मिल रहा है, ठीक है। जहाँ आंवला यदि ताज़ा मिल रहा है तो आप आंवला ताज़ा खाइए। यदि आपको ताज़े फल आपके गार्डन में उग रहे हैं तो दैट इज़ बेस्ट, तो वो करना चाहिए। न कि किसी पर्टिकुलर टाइप का कि ये मेरा फूड है जो लिवर को अच्छा करेगा, वो उसके लिए। यदि आप ताज़ा खाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। इवन खाने के टाइम भी ध्यान रखिए। दूसरा, खाना खाते टाइम ये ध्यान रखिए कि क्या हम ज़रूरत से ज़्यादा खाना तो नहीं खा रहे हैं। बहुत सी बार होता है कि हम खाना खाते टाइम टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, और हमको ध्यान ही नहीं होता है कि हम कितना खा जाते हैं। देखिए, हमारे शरीर में जैसे ही हम खाने को देखते हैं, हमारे ब्रेन से सिग्नल जाते हैं और शरीर में पाचक रस निकलने लगते हैं। जब आप टीवी या मोबाइल देख रहे हैं तो हमारा ध्यान खाने की तरफ है ही नहीं, तो पाचक रस कैसे निकलेंगे बहुत अच्छे से? तो पाचन में डिफेक्ट आएगा। देन यदि हम बहुत सारा फास्ट फूड खा रहे हैं, बहुत सारा यमी यमी फूड खा रहे हैं, तो हमारे लिवर में फैट जमा होना ही है। जब लिवर में फैट जमा होगा तो लिवर दूसरी टाइप के हेपेटाइटिस के लिए भी हमको प्रोन करेगा, है ना। तो ये दूसरी टाइप की हेपेटाइटिस से भी हमको बचना है, तो हमें अपने खाने, एक्सरसाइज पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, हेपेटाइटिस बी के बारे में बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि हेपेटाइटिस बी का कितना लंबा ट्रीटमेंट होता है। देखिए, मैं बताना चाहूँगा, हेपेटाइटिस बी एक बहुत चालाक वायरस है। इसने हजारों सालों से हमारे साथ जुड़ा हुआ है और इसने हमारे शरीर में बचने के बहुत सारे तरीके निकाल दिए। इस तरीके से समझें कि आपके घर में एक चोर घुसता है, उसके आपको घर का पूरा पता है, और वो आपके घर में एक कोई गुप्त तहखाना है और वहाँ जाके छुप जाता है, आपको पता ही नहीं पड़ता कि वो वहाँ पे है। ऐसे बॉडी में बहुत सारी मेमोरी सेल्स होती हैं, वहाँ पे वो चला जाता है हेपेटाइटिस बी। या लिवर के अंदर जो सेल्स होती हैं हमारी, उनमें ही अपना डीएनए जो वो कोर चीज़ है जिससे कि किसी भी वायरस के प्रोटीन बनते हैं, वो डीएनए को ही हमारे शरीर के डीएनए में इनकॉर्पोरेट कर देता है, उसमें अपनी जगह दे देता है। तो जब हम अपनी बॉडी के लिए प्रोटीन बनाते हैं तो हम साथ में वायरस की भी प्रोटीन बनाते जाते हैं, जो कि आगे चल के हमें कैंसर करा सकते हैं। तो हेपेटाइटिस बी यदि किसी को एक बार हो गया है तो वो जीवन भर उसके साथ रहेगा, पर उससे डरना नहीं है। डर के कोई भी काम नहीं होने वाला। डर के हमारे शरीर का जो है इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, तो डरना नहीं है। हमको सिर्फ ये करना है कि हम कभी भी कोई भी बड़ा इलाज कराने जाते हैं तो हमको डॉक्टर को ज़रूर बताना है कि मुझे हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी डिटेक्ट हुआ है, तो वो साथ में कुछ और टेस्ट भी करा लेगा जिससे उससे कोई लिवर को खतरा तो नहीं है, वो पता पड़ जाए, ठीक है ना। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ फेसबुक लाइव में आके, और आगे भी हम कई सारे विषयों पर आपसे मिलते रहेंगे। हमारे CHL के काफ़ी सारे कलीग्स, विशेषज्ञ मिलते रहते हैं आपसे, और लगातार हम वार्ता करते रहेंगे। यदि आपकी भी पसंद का कोई टॉपिक हो तो आप CHL को लिखें, तो उससे संबंधित विशेषज्ञ ज़रूर आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।